अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैन यू हेयर मी? वालेकुम अस्सलाम। जी जी। कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह। परफेक्ट। ओके, सो माय नेम इज डॉक्टर जुनैरा मुर्तज़ा एंड 1 मंथ के लिए आई बी योर टीचर। और हमारा जो बेसिक अल्ट्रासाउंड का सेशन है वो 1 मंथ का होगा, जिसमें हम बेसिक फिजिक्स, गायनी, नोमोलॉजी, मशीन को किस तरह से यूज़ करना है, उसको सेट किस तरह से करना है, रेजोल्यूशन को कैसे बेहतर करना है, गायनी ओब्स, एब्डोमेन, उनकी कुछ कॉमन पैथोलॉजीज, सब पैथोलॉजीज नहीं बट कॉमन पैथोलॉजीज जो सी हैं वो, प्रोब को किस तरह से हैंडल करना है, प्रोब को किस तरह से रखना है, किस तरह से इंडिकेटर को देखना है, ये सब चीज़ें हम इस 1 मंथ के सेशन में कंप्लीट करेंगे। अदर देन दैट, आप लोगों का जब भी कोई क्वेश्चन होगा यू हैव टू आस्क मी इन द चैट बॉक्स और उसी टाइम आई रिप्लाई। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि आपको जब ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, उसके बाद अब उन लेक्चर्स के दौरान अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे ग्रुप में फ़ौरन पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर ग्रुप में नहीं पूछना तो आप इनबॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। जब भी मैं फ्री होंगी, जैसे ही मैं आपका मैसेज देखूंगी, मैं आपको फ़ौरन रिप्लाई करूंगी। दूसरी चीज़ ये, आप में से जितने लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, क्लिनिकल कर रहे हैं, और इस 1 मंथ के दौरान अगर आपको कोई भी स्कैन करते हुए कोई इशू होता है तो आप मुझे उसकी छोटी सी वीडियो बना के या कुछ भी जो आपको पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगेन हम इसके अंदर कॉमन पैथोलॉजीज को कवर करेंगे, रेयर पैथोलॉजीज हम लोग इसके अंदर नहीं देखेंगे। ठीक है, जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर हम एब्डोमेन पढ़ रहे हैं और एब्डोमेन में हम लोग किडनी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम जो नॉर्मल पैथोलॉजीज हैं जैसे कि किडनी स्टोन्स आ जाते हैं, नेफ्रोलिथियासिस आ जाते हैं, ठीक है, देन उसके अलावा रीनल कार्सिनोमाज आ जाते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग थोड़ा थोड़ा देखेंगे। अगर आपको कोई इशू होगा या आपको कोई डिजीज मेरे से पूछनी है, कोई पैथोलॉजी पूछनी है, तो यू कैन आस्क मी एज वेल। ठीक है, तो हमारा जो 2 डेज का सेशन होगा आज का और कल का, वो बेसिक फिजिक्स पर होगा। डेली हमारा 40 मिनट्स का लेक्चर हुआ करेगा जो हम लोग करेंगे। जी बिल्कुल, वीडियो नहीं आ रही क्योंकि वीडियो भी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, मैंने भी स्लाइड्स को प्ले नहीं किया। सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी, अब नजर आ रही है अभी लाइव आगे। ठीक है, काइंडली सब अपने माइक जो है उसको म्यूट कर दें। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछना होगा तो उस दौरान आप माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, बट ड्यूरिंग लेक्चर आपने इसको म्यूट रखना है। ठीक है, तो आज का हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो है बेसिक्स ऑफ अल्ट्रासाउंड फिजिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसको हम लोगों ने कवर करना है। 2 डेज हम लोग बेसिक अल्ट्रासाउंड जो सा है उसको इसके अंदर कवर करेंगे। तो इन सब चीज़ों के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन होगा, बेसिक फिजिक्स होगी, इकोजेनेसिटीज के ऊपर कमेंट करेंगे। नॉर्मल इकोजेनेसिटी क्या होती है, हाइपर इक्विक, हाइपो इक्विक, इकोजेनिक, एन इक्विक, आइसो इक्विक, होमोजेनस, हेट्रोजीनस, इन सब टर्म्स का क्या मतलब है और हम इन्हें किस किस ऑर्गन पे देखते हैं और इसकी अपेयरेंस कैसी है। ठीक है, और नोब्स, कि नोब्स को किस तरह से सेट करना है, किस नोब का क्या काम है, अगर किसी बटन पर एम लिखा है तो उसका क्या काम है, अगर किसी बटन के ऊपर स्टार्ट लिखा है उसका क्या काम है, टीजीसी क्या होता है, ये सब चीज़ें जो सी हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक अल्ट्रासाउंड के ऊपर आ जाते हैं कि अल्ट्रासाउंड होता क्या है। अल्ट्रासाउंड इज अ नॉन इन्वेसिव मेडिकल इमेजिंग मोडालिटी दैट इज यूज्ड वाइडली इन वेरियस क्लिनिक्स। तो ये एक इमेजिंग मोडालिटी है अल्ट्रासाउंड, जिसको हम लोग सोनोग्राफी भी कहते हैं, और ये इजीली एक्सेसिबल होती है ऑलमोस्ट हर क्लिनिक्स के ऊपर। ठीक है, अब असल में इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स होते हैं, जिससे हम लोग हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स,
मसल्स, वेसल्स, उनको विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें होती है हमारी बॉडी में जो बहुत डीप पड़ी होती हैं, जैसे कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, और कुछ ऐसी हमारी बॉडी की चीजें होती है लाइक मसल्स, टिश्यूज, और उसके अलावा वेसल्स, ये हमारी बॉडी पे सुपरफिशियली पड़ी होती हैं। ठीक है, इनको असेस करते हैं हम लोग ताकि हमारे पास एक ओवरऑल इमेज जो सी है बॉडी की वो बन जाए। क्या क्वेश्चन आपका? मैम ये बोल रही है कि आपकी आवाज सही नहीं आ रही है क्लियर। एक सेकंड। अब सही आवाज आ रही है? जी मैम अब सही है, लेकिन जब लेक्चर स्टार्ट हो जाता है तो फिर नहीं आती है। ठीक है, तो अगेन रिपीट कर देती हूँ कि अल्ट्रासाउंड जो है ये एक नॉन इन्वेसिव इमेजिंग मोडालिटी होती है। ठीक है, जो कि हम लोग वेरियसली हर क्लिनिक के ऊपर यूज करते हैं, और इसका सेकंड नेम जो सा है उसको हम कहते हैं सोनोग्राफी। ठीक है, अल्ट्रासाउंड इज आल्सो नोन एज सोनोग्राफी, और इसके अंदर हम लोग फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स जो सी हैं उसको यूज करते हैं ताकि हमारी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो सी हैं उनको हम लोग असेस कर सके, उनको इवेलुएट कर सके, उनको विजुअलाइज कर सके। ठीक है, अब कुछ ऐसे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं जो डीपली पड़े होते हैं। ठीक है, लाइक लिवर, पेंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, यूट्रस, तो ये सब चीजें जो सी हमारी बॉडी के अंदर है ये डीपली पड़ी हुई हैं। ठीक है, और उसके बाद मसल्स, टिश्यूज, वेसल्स, ये हमारी बॉडी में सुपरफिशियली पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखने के लिए जो डीप स्ट्रक्चर्स हैं, जो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स हैं, उनको इवेलुएट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? अल्ट्रासाउंड का। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड के अंदर हम लोग क्या चीज़ें यूज़ करते हैं? जिस तरह से हम कहते हैं कि एमआरआई के अंदर हम लोग रेडिएशन होती हैं, सिटी स्कैन जो सा होता है उसके अंदर रेडिएशन होती हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। तो जो अल्ट्रासाउंड होता है इसके अंदर हम लोग साउंड वेव्स यूज करते हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड में क्या होती है? साउंड वेव्स होती हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की। अब वो फ्रीक्वेंसीज हम लोग आगे पढ़ेंगे कि फ्रीक्वेंसी होती क्या और किस ऑर्गन के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी का प्रोब जोन है वो हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जोन सी होती हैं। और एक और चीज़, अल्ट्रासाउंड जोन सा होता है हमेशा इसके अंदर हम लोग लाइव इमेजिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, लाइव इमेजिंग के साथ साथ अल्ट्रासाउंड इज ऑलवेज ऑपरेटर डिपेंडेंट। ये हम पे डिपेंड कर रहा है कि हमने स्कैन किस तरह से परफॉर्म किया। आइदर जो स्कैन कर रहे हैं उनको एग्जैक्टली स्कैन करना आता भी है या नहीं, बिकॉज समटाइम्स ऐसे होता है कि हमें पता नहीं चलता कि हमारी मशीन की रेजोल्यूशन ख़राब हुई होती है, और हम उसको किसी पैथोलॉजी के साथ क्या कर लेते हैं, हम मिस डायग्नोज कर लेते हैं कि यहाँ पे अच्छी हमें मिल नहीं रही है, यहाँ पर हमें लग रहा था कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर सा पड़ा हुआ है, तो आपने रिपोर्ट पे लिख दिया कि इस तरह से हमें एक स्ट्रक्चर जो है वो इवेल्युएट हो रहा है, जबकि वहाँ पर आपकी साउंड वेव जो है वो प्रॉपर जा ही नहीं रही थी। अब वो रीज़न हो सकते हैं कि आपके जो अल्ट्रासाउंड की मशीन है उसकी रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है, या फिर ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आपने वहाँ पे प्रॉपर उस चीज़ को असेस नहीं किया। क्या पता वो कोई माइल्ड सी पैथोलॉजी हो रहा, हमने कोई उसको बहुत बड़ी पैथोलॉजी बना दी है। तो दिस इज ऑलवेज ऑपरेटर डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें ये हम लोग साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे कि इनके लिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है, इसको हम लोग किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो साउंड जो वेव हम लोग यूज़ करते हैं उसके अंदर दो तरह की वेव्स होती हैं, एक होती है मैकेनिकल वेव्स, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, और ये जो हमारी बॉडी के अंदर ट्रैवल करती है ना, तो इसको एक मीडियम चाहिए होता है। ठीक है, मीडियम का मतलब है कि एक चीज़ इसको चाहिए होती है जिसके थ्रू ये पास कर सके हमारी बॉडी से। ठीक है, नहीं तो अगर वैक्यूम है उसके थ्रू ये ट्रैवल नहीं कर सकते। फिर उसके बाद अल्ट्रासोनिक ऐसी एनर्जी की फॉर्म है, जिस तरह से हम लोगों ने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ा होता है ना फिजिक्स में, 9th 10th में, तो इसी तरह से अल्ट्रासाउंड जो सी है ये भी एनर्जी की एक फॉर्म है। इसके अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं? फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स। ठीक है, अब जो अल्ट्रासाउंड होता है ना, जो ये एनर्जी की फॉर्म है, ये बियॉन्ड द ह्यूमन एयर लिमिट होता है, दिस इज नॉट ऑडिबल, यानी हम इसको सुन नहीं सकते। ठीक है, और इसकी जो रेंज होती है वो 20,000 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, और ये
ह्यूमन ईयर के लिए ऑडिबल नहीं है, हम लोग इसको सुन नहीं सकते हैं। अच्छा, अब जब हमने बात की है अल्ट्रासाउंड की, इस तरह से हमारे पास दो चीजें और आती हैं। एक होता है इंफ्रासाउंड, एक होती है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, और एक होती है अल्ट्रासाउंड। इंफ्रासाउंड कौन सी होती है? वो हमने बात की है कि अल्ट्रासाउंड जोन सा है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के दरमियान में हमारे पास होता है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। तो इंफ्रासाउंड हम किसको कहते हैं? 20 हर्ट्ज से जो नीचे होगा उसको हम कहते हैं इंफ्रासाउंड, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे की होगी उसको हम बोलते हैं इंफ्रासाउंड। और ह्यूमन ईयर जोन से उसको भी सुन नहीं सकता, लेकिन हम उसकी वाइब्रेशन जोन से वो फील कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से लेके, जैसे सपोज आप एक जगह पे खड़े हैं और आपके पास से एक गाड़ी गुजरी है, उसके अंदर फुल लाउड म्यूजिक लगा हुआ है, जब वो आपके करीब थी आपके लिए ऑडिबल था, उसकी फ्रीक्वेंसी जोन से थी वो ज्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे वो दूर जाती जा रही है आपको एग्जैक्ट सॉन्ग की समझ नहीं आ रही कि सॉन्ग कौन सा लगा है, लेकिन आपको उसकी वाइब्रेशन फील हो रही है, कहीं दूर साउंड लगा होगा। तो वो क्या है? वो इंफ्रासाउंड है, ठीक है, कि आप एग्जैक्टली सुन नहीं सक रहे कि वो क्या मतलब सॉन्ग है, बट आपको उसकी वाइब्रेशंस फील हो रही है। तो इसका क्या मतलब है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है साउंड की वो कितनी है? 20 किलो हर्ट्ज से नीचे की है, 20 हर्ट्ज से उसकी नीचे की फ्रीक्वेंसी है। फिर उसके बाद आ जाता है ऑडिबल। ऑडिबल वाली वो वाली एनर्जी होती है जो हमारा ईयर जोन से है सुन सकता है, हमारा ईयर जोन से है उस आवाज को डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे कि म्यूजिक चल रहा हो तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड क्या होती है? पिच। जितनी अच्छी पिच होती है हमें उतना अच्छा वॉल्यूम जोन से होता है, हम लोग सुन रहे होते हैं उसको, और ये सब। देन उसके बाद आ जाता है बियॉन्ड दिस लिमिट अल्ट्रासाउंड, ठीक है, जिसको हम लोग ना फील कर सकते हैं, ना उसकी वाइब्रेशन फील कर सकते हैं, और ना हम उसको सुन सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? आप लोगों से जब भी कोई क्वेश्चन पूछूंगी आपने मुझे चैट बॉक्स में बताना है कि समझ आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास कुछ अकॉस्टिक वेरिएबल्स होते हैं जो कि अल्ट्रासाउंड के अंदर हमारी हेल्प आउट करते हैं। सबसे पहले प्रेशर आता है, डेंसिटी होता है, पार्टिकल मोशन होता है, टेम्परेचर होता है। अभी हमने बात की है कि फ्रीक्वेंसी वेव होती है, साउंड वेव्स होती हैं, ठीक है। अब कुछ साउंड वेव्स कौन सी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, और कुछ ऐसी साउंड वेव्स होती हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है। अब हमारे पास दो तरह की फ्रीक्वेंसी, पहले तो हमने ओवरऑल बात की है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, साउंड वेव है, ठीक है। साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी होती है, साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है। अब आगे से हमने उसको डिवाइड कर दिया, एक होती है हाई फ्रीक्वेंसी वेव और एक होती है लो फ्रीक्वेंसी वेव। इसका हम लोग अभी आगे यूज करेंगे कि हाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लो फ्रीक्वेंसी क्या होती है। उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि एक ऐसी वेव, ऐसी साउंड वेव, ठीक है, जिसके अंदर प्रेशर भी हाई है और उसकी डेंसिटी भी हाई है, उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर साउंड वेव जा रही है और उसके अंदर प्रेशर भी हाई है और डेंसिटी भी हाई है, दैट इज नोन एज कंप्रेशन। और जिसके पास लो प्रेशर है, लो डेंसिटी है, उसको हम कहते हैं रेयरफेक्शंस, ठीक है। अभी आपने सिर्फ टर्म्स जोन सी है उसको देखने हैं, और एक अगेन एक बात बता देती हूँ, ये थोड़ा सा ड्राई है बट ये समझना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। जब तक हमें चीज की बेस ही नहीं पता होगी हम लोग उसके ऊपर काम ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी वजह से थोड़ा सा ड्राई है, बट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस लेक्चर्स को अच्छे से लीजिएगा, जो समझ नहीं आएगी मुझसे फौरन पूछिएगा, क्योंकि ये बेसिक्स अगर आप लोगों के क्लियर होंगे तो आपको अल्ट्रासाउंड करते हुए कभी भी कोई इश्यू नहीं होगा। अब हम पढ़ते हैं बेसिक फिजिक्स। बेसिक फिजिक्स के अंदर यहाँ पे ये जो हमारे पास आता है दिस इज प्रेशर। अब प्रेशर, अब यहाँ पे देखें हमने बोला हाई प्रेशर हाई डेंसिटी। अब हाई प्रेशर कैसे होगा? ये हमारे पास बेस लाइन होती है, ठीक है। अब इस बेस लाइन से जो चीजें ऊपर होंगी वो हमारे पास क्या होगी? हाई प्रेशर। और अगर इस बेस लाइन से नीचे जो चीजें होंगी वो हमारे पास क्या होगी? लो प्रेशर। ये तो हमें समझ आ गया। अब हमने बोला हाई प्रेशर हाई डेंसिटी, तो जाहिर सी बात है जब हमारे पास यहाँ पे प्रेशर हाई है तो डेंसिटी भी ओवरऑल हाई होगी। तो इस जो हमारे पास बेस लाइन से ऊपर वेव बन रही है इसको मैं क्या कह रही हूँ? व्हाट इज दिस? दिस इज कंप्रेशन। और एट द सेम टाइम जो बेस लाइन से नीचे हमें मिल रही है जिसके पास लो प्रेशर है दैट इज व्हाट? रेयरफेक्शन, ठीक है ये साउंड वेव्स, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि
ये हमारे पास एक एम्पलीट्यूड है। अभी हम पढ़ते हैं आगे एम्पलीट्यूड क्या होता है। ठीक है, डिस्टेंस देखते हैं कि साउंड वेव ने कितना डिस्टेंस जोन से उसको कवर किया है, कितने टाइम में उसने उसको कवर किया है, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी थी, क्या वेलोसिटी थी, वेवलेंथ क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है। ये सब चीजें हम लोग वन बाय वन करके आगे फर्दर स्लाइड जोन से उसके अंदर इसको करते हैं। सॉरी। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ इवेंट्स, यानी कितनी साइकिल्स बन रही हैं हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर विद रिस्पेक्ट टू साउंड, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल एंड ऑफ एन अकॉस्टिक वेरिएबल दैट अकर्स इन 1 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड के अंदर कितने साइकिल्स बन रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं 1 सेकेंड के अंदर। सपोज मेरे पास 1 सेकेंड था, ठीक है, और 1 सेकेंड के अंदर मेरे पास कितनी साउंड वेव्स बन रही हैं, कितना हमारे पास साइकिल आ रहा है, उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। और फ्रीक्वेंसी जो सा होता है उसका यूनिट होता है हर्ट्स। अब हमने बात की थी कि हमारे पास कुछ हाई फ्रीक्वेंसीज होती हैं, कुछ लो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ऐसा ही है। अब हमें फ्रीक्वेंसी का तो आइडिया हो गया कि 1 सेकेंड के अंदर हमारे पास कितनी वेव्स बन रही हैं, कितने साइकिल आ रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब हम फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कैसे करते हैं कि ये वाली हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी और ये वाली हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब ये हम लोग देख लेते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से रूल आउट करते हैं। जो हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसके अंदर हमारे पास जो पीरियड्स होते हैं ना वो ज्यादा होते हैं। जिस तरह से देखें, ये हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव है। अब हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव के अंदर क्या है कि साइकिल जोन है वो जल्दी खत्म हो रहा है। साइकिल जितनी जल्दी खत्म हो रहा है उतने ज्यादा नंबर ऑफ पीरियड्स हमारे पास इसके अंदर ज्यादा है। ठीक है, यानी इसका क्या मतलब हुआ, हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि साइकिल्स तो हमारे पास कितनी ज्यादा नंबर ऑफ साइकिल है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मैं कहती हूँ कि 1 सेकेंड के अंदर 10 साइकिल्स जोन से हैं वो कंप्लीट हुए हैं, तो उसका क्या मतलब हुआ, ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव है। और लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स कौन सी होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ साइकिल जोन से होते हैं वो कम होते हैं। लाइक इसने भी 1 सेकेंड के अंदर ही इसको कंप्लीट किया, लेकिन कंप्लीट किया तो कितने हमारे पास वेव्स बनी है, सिर्फ 2, 1 और 2। तो जिसके अंदर हमारे पास कम पीरियड्स होते हैं, कम साइकिल्स होते हैं, उसको हम कहते हैं लो फ्रीक्वेंसी। और जिसके अंदर हमारे पास ज्यादा साइकिल्स होते हैं, ज्यादा पीरियड्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी जो हाई फ्रीक्वेंसी होता है उसके अंदर हमारे पास जो पीरियड होता है, ये जो हमारे पास पीरियड आ रहा है यहाँ से लेके दूसरी वेव तक, वो छोटा है। और यहाँ पे जो हमारे पास पीरियड आ रहा है एट इसकी निस्बत देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास पीरियड जो है वो ज्यादा। अब हमारा इसको पढ़ने का मकसद क्या है, लाइक हमें क्या लगे फ्रीक्वेंसी हाई है या लो है, क्वेश्चन अराइज होता है ना यहाँ से ये कि लाइक फ्रीक्वेंसी का अल्ट्रासाउंड से क्या ताल्लुक है। तो आपने देखा होगा कि हमारे पास दो तरह की प्रोब्स होती हैं, ठीक है, एक होती है लीनियर प्रोब, एक होती है कन्वेक्स प्रोब। ठीक है, आगे मैं आपको इसके इमेजेस दिखाऊंगी अभी कि किस तरह की होती हैं। अब जो हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स होती हैं ना, वो पता है क्या करती हैं, हमारी बॉडी के अंदर जब जाती है ना तो वो डीपली पेनिट्रेट नहीं करती। वाई सो, बिकॉज उसके नंबर ऑफ साइकिल जोन्स हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, वो हमारी बॉडी में डीपली पेनिट्रेट ही नहीं कर सकती, उसने अपनी जो साइकिल है ना उसको कंप्लीट करना होता है, अपने पीरियड को कंप्लीट करना होता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव जोन सी होती है ना, वो हमारी बॉडी में जो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स है ना उसको देखने के लिए हम लोग करते हैं। जैसे कि आप कह लें मसल्स, वेसल्स, टिश्यूज और स्मॉल पार्ट्स जैसे कि ब्रेस्ट, स्क्रोटम, थायराइड, इन सब चीजों को देखने के लिए हम लोग कौन सा प्रोब यूज करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वाला। ठीक है, वाई सो, क्योंकि वो सुपरफिशियली हमारी बॉडी को असेस कर सकता है, वो डीपर हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट नहीं हो सकती है। एट द सेम टाइम जो लो फ्रीक्वेंसी होती है इसके अंदर पीरियड जो सा होता है ना वो लंबा होता है। अब जितना लंबा पीरियड होगा उतनी डीपली वो हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करेगा। और तो लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव जोन सी होती है ना,
वो हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए, लाइक लिवर, यूट्रस, किडनीज, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियाज, इन सब चीजों को देखने के लिए हम लोग कौन सा प्रोब यूज करते हैं? लो फ्रीक्वेंसी प्रोब, जो एब्डोमिनल प्रोब हम लोग यूज करते हैं ना, कन्वेक्स प्रोब जो उनसा होता है, उसको यूज करते हैं। क्लियर है सबको? किसी का कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज जो आपको कंफ्यूज कर रही हो? अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ये चीजें दोबारा से रिपीट करूंगी, बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आप सबके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अच्छा अब हमें हाई हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी का तो समझ आ गया कि हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर पीरियड जो सा होता है वो छोटा होता है, इसी वजह से वो हमारी बॉडी के अंदर से जल्दी साउंड वेव जाके जल्दी वापस हमें मिल जाती हैं और मॉनिटर के ऊपर हमें स्क्रीन जो सी इमेज जो सी है वो मिल जाती है, और इस वजह से हम लोग उसको सुपरफिशियली यूज करते हैं। और जो लो फ्रीक्वेंसी होती है, इसका पीरियड जो होता है वो थोड़ा लंबा होता है, वो डीपली हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, और इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसको एब्डोमेन जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको देखने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है वो क्लियर हो गया सब। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है पीरियड। अभी हमने बात की है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है उसके अंदर छोटा पीरियड होता है, और जो लो फ्रीक्वेंसी होती है उसके अंदर लंबा पीरियड होता है। आ, हम लोग वो भी करेंगे अभी, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ फिजिक्स को देखते हैं कि फिजिक्स को किस तरह से करना है, ठीक है। इंशाल्लाह जब हम लोग बेसिक गायनी की तरफ या बेसिक ओब्स या बेसिक एब्डोमेन की तरफ आएंगे ना, तो मैं आपको सब तरीका बताऊंगी कि प्रोब को किस तरह से पकड़ते हैं, प्रोब का पॉइंटर जो इंडिकेटर होता है वो किस जगह पर होना चाहिए, किस ऑर्गन को देखते हुए प्रोब किस तरह से रखनी है, ठीक है। तो आप बेफिक्र हो जाएं, आप लोग जब 1 मंथ यहाँ से कंप्लीट करके जाएंगे ना, आप यहाँ से फुली प्रिपेयर जाएंगे, ठीक है। मैं आपकी हर चीज कवर कराऊंगी, बट अगेन आप लोग जो भी बात हो आपने मेरे से पूछनी है, बेशक अभी से रिलेटेड है या नहीं है, ठीक है, बट हम लोग कवर करेंगे इसको। अभी हम सिर्फ नॉर्मल बेसिक्स को देखते हैं। तो पीरियड जो सा है उसके अंदर हमने बताया कि साउंड वेव्स जब कंप्लीट होती हैं विद रिस्पेक्ट, तो उसके अंदर जब एक साइकिल कंप्लीट होता है तो उसका मतलब है उसको उतना पीरियड है, ठीक है। अब पिछली वाली इमेज जो सी है अगर इसको देखा जाए, तो इसके अंदर हमने बोला कि जब 1 साइकिल कंप्लीट होता है उसको हम कहते हैं दैट इज पीरियड। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक साउंड वेव कंप्लीट हुई है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका तो पीरियड छोटा हुआ ना, क्योंकि इसने तो जल्दी कंप्लीट कर लिया। एट द सेम टाइम जो लो फ्रीक्वेंसी है उसने थोड़ा सा टाइम लिया एक साइकिल को कवर करने के लिए, एक पूरी वेव जो है उसको बनने के लिए उसने थोड़ा सा टाइम लिया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे पीरियड जो सा था वो ज्यादा था। तो 1 साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है उसको हम क्या कहते हैं? पीरियड। अब जो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, हर्ट्स। हमने देखा होगा कि जो प्रोब्स होती हैं हम कहते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी 5 to 10 मेगाहर्ट्ज की है, इसकी फ्रीक्वेंसी 12 मेगाहर्ट्ज की है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग क्या यूनिट यूज करते हैं? हर्ट्स, ठीक है। इसी तरह से जो पीरियड होता है उसके लिए हम लोग सेकेंड यूज करते हैं, मतलब कि एक साइकिल ने कंप्लीट होने में कितना टाइम लिया, तो उसको हम लोग क्या किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? सेकंड्स में। अब पीरियड को देखने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1/फ्रीक्वेंसी। ये सिर्फ यहाँ पे थ्योरेटिकल लिखा हुआ है, ऐसे इसका कोई रोल नहीं होता स्कैन करते हुए, बट बताया गया। दूसरी चीज हमारे पास होती है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ किसको कहते हैं? एक हमारा कंप्लीट जो साइकिल हो रहा है, एक पूरा साइकिल जो कंप्लीट हो रहा है उसका डिस्टेंस क्या है? पीरियड में हमने बात की है टाइम की कि उसने टाइम कितना लिया, ठीक है। और वेवलेंथ में हम लोग एक जो साइकिल कंप्लीट हो रहा है उसके डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। अब वेवलेंथ जो सा होता है उसका फॉर्मूला होता है मीटर में। अब ये देखें, ये हमारे पास एक वेव थी, ठीक है, और इसके दरमियान में कितना डिस्टेंस है? पीरियड किसको कहते हैं? टाइम को, कि कितना टाइम में उसने कवर किया, और वेवलेंथ क्या है कि कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेवलेंथ, ठीक है। और वेवलेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। एक साइकिल ने जब कंप्लीट हुआ है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है
उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। और वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड ओवर फ्रीक्वेंसी। क्लियर है सबको? फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं कि हमारे पास जो कॉस्टिक वेरिएबल है उसके अंदर मैक्सिमम कितनी वेरिएशन आ सकती है। ठीक है, ये एक डिफरेंस होता है कि हमारे पास जो एक मैक्सिमम वैल्यू है और रेस्टिंग वैल्यू है, इसके दरमियान में जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, और एम्पलीट्यूड का अल्ट्रासाउंड में क्या काम होता है कि ये हमें उसकी ब्राइटनेस जोन सी होती है उसको डिफाइन करता है। अब हमने क्या बोला कि जो मैक्सिमम डिफरेंस होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, अब हमें पता है ये हमारे पास बेस लाइन है, बेस लाइन पर आके हर चीज जोन से होती है वो जीरो हो जाती है, यानी यहाँ पर आके हर वेव जोन से वो रेस्ट करती है। तो हम बात कर रहे हैं रेस्टिंग वैल्यू की, यानी ये हमारे पास रेस्टिंग वैल्यू है। रेस्टिंग वैल्यू से लेके हमने बोला मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पे हमारे पास ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो जो इसके दरमियान में डिफरेंस होगा इसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड द रेस्टिंग वैल्यू। और ये किसको डिफाइन करता है? ब्राइटनेस को। अल्ट्रासाउंड के ऊपर जो एम्पलीट्यूड होता है वो सिग्नल्स जो हमें मिल रहे होते हैं ना अल्ट्रासाउंड के, उनको मजीद एम्पलीफाई करता है, उसको मजीद बेहतर करता है। ठीक है, जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि हमने फॉर एग्जांपल मोबाइल पर एक पिक्चर लिया, ठीक है, और वही वाली पिक्चर एक हमने डीएसएलआर से ली है, तो क्या डिफरेंस हुआ दोनों में? एक के ऊपर हमें इमेज माइल्ड से ब्लर मिलेगी, और डीएसएलआर से जो पिक्चर हो रही है, पिक्चर तो उसने वैसे ली है, ठीक है, लेकिन उसके पिक्सल्स अच्छे हैं, और कुछ उसके बाद जो रिजल्ट हमें मिल रहा है हमने उसको मजीद एम्पलीफाई किया, उसके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो मजीद उसको एम्पलीफाई करके मजीद उसको स्मूथ करके पिक्चर को हमें दिखा रहे हैं। ठीक है, जो कि मोबाइल के अंदर उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं थे, मोबाइल के अंदर वो चीज थी ही नहीं। तो हमें वो सिग्नल जोन से ऐसे ही मिले हैं, मतलब वो एम्पलीफाई नहीं हुए, मतलब उसकी जो इमेज थी वो हमें वैसे की वैसे ही मिली है। बट डीएसएलआर के अंदर क्या था कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स थे, कुछ ऐसे पार्ट्स थे उसके, जिन्होंने क्या किया कि पिक्चर जोन सी है उसको मजीद स्मूथ करके हमें दिखाया है, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि पिक्चर जोन सी है वो मजीद हमें एम्पलीफाई होकर मिल रही है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है? सिग्नल्स की। ठीक है, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अल्ट्रासाउंड वर्क कैसे करता है। ठीक है, मतलब अल्ट्रासाउंड जो सा है वैसे तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक ओवरव्यू है यहाँ पे कि सबसे पहले हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल किडनी, और हमने इस किडनी को क्या करना है? असेस करना है। ये हमारे पास जो प्रोब होता है ना, ये होता है कर्वीलिनियर या फिर कन्वेक्स प्रोब। ठीक है, और इसका काम क्या होता है कि ये हमारे पास लो फ्रिक्वेंसी होता है, और इसको हम लोग एब्डोमिनल स्ट्रक्चर जोन से होते हैं उसको देखने के लिए हम लोग इस वाले प्रोब का यूज करते हैं। एक चीज तो ये हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि ट्रांसड्यूसर के अंदर से सबसे पहले सिग्नल्स निकले। ठीक है, वो सिग्नल्स इसने कैच किए, ट्रांसड्यूसर ने रिसीव किए, फिर उसके बाद उसको पल्स जनरेटर के पास लेके गए। पल्स जनरेटर के बाद दूसरी चीज होती है हमारे जो ऑलरेडी मशीन्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, टीजीसी। इन दोनों ने मिलके क्या करना है? सिग्नल जोन से उसको क्रिएट करना है। सिग्नल जब हमारे पास क्रिएट होंगे वो एम्पलीफायर यानी एम्पलीट्यूड जोन से उसके पास जाएंगे। उस एम्पलीफायर का क्या काम है? जो सिग्नल जिसको मिले हैं वो मजीद कैसे आपको मिलेंगे? एम्पलीफाई होके। अब वो मजीद एम्पलीफाई हुए हैं, वो इमेज मेमोरी के अंदर कन्वर्ट हुए हैं, और फिर आपको उसके बाद सामने स्क्रीन पर एक इमेज जोन सी है वो नजर आ रही है। ठीक है, और ये जो सारा प्रोसेस चल रहा होता है ये विद इन मिली सेकेंड चल रहा होता है। हमें लगता है कि ये लाइव इमेजिंग है, जबकि ये लाइव इमेजिंग नहीं होती, होती लाइव ही है, बट थोड़ा सा टाइम इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। अब ये हमारे पास जो प्रोब है ये थोड़ा सा उसको दिखाया गया है कि इनका काम क्या होता है और इसके अंदर सिग्नल्स किस तरह से ट्रांसफर हो रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये हमारे पास पावर केबल होती है। पावर केबल के बाद ये सबसे बाहर हमारे पास एक मेटल का केस लगा होता है। इस मेटल के केस के अंदर जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है कॉस्टिक इंसुलेटर, देन उसके बाद बैकिंग ब्लॉक, और ये जो हमें डार्क ब्लू में नजर आ रहे हैं ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस जोन से है उसको देख रहे होते हैं। और इन सबके दरमियान में जो लाइट ब्लू कलर का ये हमारे पास है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, और ये जो आगे ग्रे में लगा हुआ ये प्लास्टिक नोजल है। अब जो इस ओवरऑल पूरा जो प्रोब है इसके अंदर जो मेन रोल है वो किसका है?
फिजियोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स का। अगर हमारे हाथ से प्रोब गिर जाता है, फिजियोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल फॉर एग्जांपल यहाँ से डैमेज हो जाता है, तो इतना एरिया हमेशा आपको जब भी आप स्कैन करेंगे तो आपको ब्लैक ब्लैक ही नजर आएगा, बिकॉज यहाँ से सिग्नल्स उनसे हैं वो नहीं पास होंगे। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना प्रोब बहुत सेंसिटिव होता है, ये हाथ से गिरना नहीं चाहिए। क्यों नहीं गिरना चाहिए? क्योंकि इसके अंदर फिजियोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, और फिजियोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल का ही सारा मेन रोल है। अगर फिजियोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल को कुछ हो जाता है तो वहां से सिग्नल्स जोन से हैं वही पास नहीं होंगे हमारी बॉडी में। जब पास नहीं होंगे तो हमें वहां से इंफॉर्मेशन जो सी है वो भी नहीं मिलेगी। इसी वजह से कहते हैं कि प्रोब जो सा है उसको बहुत ध्यान से रखना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज, आपके पास जो आपकी मशीन्स है, अगर इसके ऊपर देखें, जब आप किसी के घर जाते हैं, ठीक है, तो लोग आपको किस तरह से जज करते हैं? आपके कपड़ों से, आइदर आपने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, प्रॉपरली आयरन है या नहीं है, आपने आपके आप को कैसा रखा हुआ है, आप कैसे बैठे हुए हो, आप कैसे देख रहे हो, हर चीज उसके नोट की जाती है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम किसी की तरफ जाएं तो। सेकंड चीज, जब आपके पास पेशेंट आता है ना, तो उसने भी जब आपके पास आना है ना, तो सबसे पहले उन्होंने देखना है कि आइदर जिस मशीन के साथ स्कैन किया जा रहा है वो मशीन साफ सुथरी भी है या नहीं, जो स्कैन कर रहा है वो खुद साफ सुथरा है या नहीं, आइदर उनकी बात करने का तरीका कैसा, उनके खिलाफ कैसा है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि सबसे पहले आप जब भी जाएं, सबसे पहले पर्सनल हाइजीन जोन सी है बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड चीज, मशीन को डेली साफ करना है। बेशक उसके ऊपर मट्टी लगी है, बेशक नहीं लगी है, आप कुछ नहीं जानते। ये हमारे पास एक मेन चीज है जो इस टाइम हमें फायदा दे रही है, और अगर हमें किसी चीज से फायदा लेना तो हमें उसको देखना भी पड़ेगा, हमें उसकी केयर भी करनी पड़ेगी। ठीक है, और प्रोब्स हमेशा, एक पेशेंट आपके पास आया है ना, अब आपने उस पेशेंट के वही वाला प्रोब वैसे ही रख देना आप, और हम लोग क्या करते हैं, उसी के ऊपर ही जेल लगा के दूसरे पेशेंट के ऊपर यूज करते हैं। दिस इज रॉन्ग। ठीक है, पेशेंट्स को बेशक पता चलता है नहीं पता चलता, बट दिस इज रॉन्ग। आपने हमेशा जब भी एक पेशेंट को आपने फ्री करना है, आपने एक टिश्यू की मदद से सबसे पहले उसको साफ करना है, फिर आपने उसको दूसरे पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना। अगर किसी पेशेंट को कोई स्किन इन्फेक्शन वगैरह है या कुछ भी इस तरह से, अपने पास अल्कोहल पैड्स रखें, और ये जो प्लास्टिक नोजल हमारे ऊपर लगा, ये इसके ऊपर लगा होता है प्रोब पे, इसको आपने अच्छी तरह से अल्कोहल पैड या फिर स्पिरिट जो सी होती है उसके साथ आपने इसको साफ करना है, फिर आपने नेक्स्ट पेशेंट के ऊपर यूज करना है, बिकॉज ये वो वाली चीज है जो हमने हर पेशेंट के ऊपर यूज करनी है। ठीक है, और हमारे पेशेंट्स को हमारी वजह से कोई नुकसान हो ये देखना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही लेक्चर है। आप लोग मुझे बताएं कि इस लेक्चर से रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन है? इंशाल्लाह इस चीज़ों को हम लोग कल डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोब अंदर से काम किस तरह से कर रहा होता है। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। जी जी, व्हाट्सएप पर ही आपको मिलेंगे, और थोड़ा सा टाइम लगेगा। जाहिर है मैं यहाँ से लेक्चर भेजूंगी, फिर उसके बाद उनको मिलेगा, फिर वो उसको कंबाइन करके फिर आपको सेंड करेंगे। ठीक है, तो सपोज अगर ये अभी मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया तो इंशाल्लाह आपको रात तक या कल सुबह तक मिल जाएगा। जज़ाकल्लाह। कोई ऐसी चीज जो आपको समझ ना आई हो? मैंने इस कोर्स के डिटेल में बताया कि इसके अंदर हम लोग अभी 2 to 3 डेज बेसिक फिजिक्स जोन सी है उसके ऊपर लगाएंगे। ठीक है, नोब्स को देखेंगे कि नोब्स का क्या काम है, टीजीसी क्या होता है, इसको मजीद एम्पलीफाई कैसे कर सकते हैं, हमारे पास अच्छी रेजोल्यूशन हमारी मशीन की कैसे हो सकती है। देन उसके बाद हम लोग नॉर्मल गायनी का जो स्कैन है वो स्टार्ट करेंगे। गायनी के स्कैन के अंदर हम सबसे पहले नॉर्मल गायनी देखेंगे कि नॉर्मल गायनिकोलॉजिकल एनाटमी क्या होती है, सोनोग्राफिक एनाटमी क्या होती है, जो भी ऑर्गन हम लोग पढ़ेंगे। सपोज अगर मैं अब्डोमेन की बात करती हूँ तो अब्डोमेन में सबसे पहले हम लोग लिवर देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको लिवर की जो एनाटमी है वो पढ़ाऊंगी। ठीक है, आई डोंट नो आप सबको बेशक मेरे से ज्यादा आती हो, बट स्टिल एक रिवीजन जो उनसे होती है वो जरूरी होती है। तो सबसे पहले बेसिक एनाटमी पढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमें अल्ट्रासाउंड के ऊपर वो एनाटमी कैसे नजर आती है, और उसके लिए पेशेंट की क्या पोजीशन होनी चाहिए, प्रोब की क्या पोजीशन होनी चाहिए, प्रोब को कैसे पकड़ना है, प्रोब का इंडिकेटर कैसे होना है। ठीक है,
वो बताऊंगी, और देन उसके बाद इंशाल्लाह ये आपकी जो प्रोब वाला इशू है ये इंशाल्लाह इसके अंदर ठीक हो जाएगा। मेरी कोशिश है कि मैं इसके अंदर छोटी छोटी वीडियोस जो सी हैं वो ऐड करूं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि प्रोब को किस तरह से हमने मैनिपुलेट करना है, किस तरह से टिल्ट करना है, और आपकी वो चीज़ें बेहतर हो जाए। प्रोब को हम लोग कहाँ पे रखेंगे तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर जो सा वो नजर आएगा। नहीं, क्लिनिकल कोरिलेशन ऐसा जिसके अंदर ज़रूरी नहीं होगा, बिकॉज हमारा सिर्फ जो मेन रोल है वो अल्ट्रासाउंड तक है, तो हम लोग सिर्फ अल्ट्रासाउंड तक देखेंगे। बट हाँ, अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस कर लेंगे, मुझे कोई इशू नहीं है। और अगेन इसके अंदर हम लोग सिर्फ माइल्ड सी कॉमन पैथोलॉजी जोन से है उसको ही करेंगे। रिपोर्टिंग मैं जितना बता सकती हूँ मैं बताऊंगी, बट स्टिल मैं सोच रही थी कि आपके इस सेशन के बाद, ओब्स गायनी के बाद, मैं एक 2 to 3 days की वर्कशॉप अरेंज करूंगी। उसके अंदर हम ओब्स गायनी एब्डोमेन को ही पढ़ेंगे कि नॉर्मल रिपोर्ट किस तरह से बनाते हैं उसकी, और अगर कोई पैथोलॉजी आ जाए तो उसको किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। तो आई एम वर्किंग ऑन इट, बट स्टिल मैं आपको जितना मेरे से हो सके मैं आपको इस लेक्चर के दौरान तो बताती रहूंगी, इनशाला यू विल। इंशाल्लाह जब हम लोग एब्डोमेन स्टार्ट करेंगे ना, तो उसके अंदर हम लोग हर ऑर्गन को अलग अलग देखेंगे कि वो हमें किस तरह से नजर आता है, और फिर उनकी पैथोलॉजीज भी देखेंगे। जज़ाकल्लाह। किसी का और कोई क्वेश्चन तो नहीं यार? अगेन पूछ रही हूँ, लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? ओके, परफेक्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।